नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। साथियों, पिछले लेक्चर में आपने पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जाना और साथ ही 73वें संविधान संशोधन 1992 के बारे में भी जाना। तो साथियों, उस लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को अर्थात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके विकास क्रम के भी बारे में भी जाना। तो साथियों, हमने जाना था कि पंचायतें वो 3 स्तर पर कार्य करती है, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज भारत में लागू है, जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र मध्यवर्ती स्तर पर मंडल पंचायत या मंडल समिति या क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। मैं समझता हूँ कि आप सब इन सब चीज़ों से भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायती चुनाव होते हैं और जिसमें हम सब बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिसमें हम अपने पंचायत के प्रतिनिधि ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिले स्तर पर चुनते हैं और इन सब के चुनाव में हम बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 9 में जो पंचायत से संबंधित प्रावधान है, पंचायत है, भाग 9 का नाम पंचायत है। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक कुल 16 अनुच्छेद हैं और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये अनुच्छेद साथियों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़े गए, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। और इसको 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू किया गया। अर्थात पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो इसे 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान दें कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ और इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो पंचायतें हैं, जो स्वशासन की इकाइयां हैं हमारी, इसके जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन को पंचायत स्वशासन की इकाइयों का जनक माना जाता है। अर्थात पंचायती राज की जो शुरुआत होती है वो लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 में और इसीलिए उन्हें पंचायती राज का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। तो साथियों, अब जानते हैं हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पिछले लेक्चर में हमने बताया है इन सब चीज़ों के बारे में और अगर हम इस लेक्चर में भी इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे तो लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैंने पहले से ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, जिससे कि समय की बचत हो और वीडियो छोटी बने और आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो साथियों, अब जाते हैं हम सीधे अनुच्छेद 243 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई है महत्वपूर्ण शब्दों की, जो पंचायती राज से संबंधित शब्द हैं। पहला शब्द हमें देखने को मिलता है इसमें जिला। तो साथियों, जिला जो है राज्य, हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न स्तरों पर क्षेत्र को बांटा गया है। केंद्र स्तर, राज्य स्तर और राज्य फिर जिले स्तर पर। तो राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र जो जिले के रूप में नामित है उसी को जिला माना गया है।
अनुच्छेद 243 में जिला। और अगला है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा होती है साथियों, ग्राम सभा को जानने से पहले हम गांव को जानें, क्योंकि गांव है, इसमें ग्राम है, ग्राम, और ग्राम से भी पहले होती है गांव। सबसे छोटी इकाई होती है गांव, सबसे जो छोटी इकाई होती है गांव। तो गांव होता है साथियों एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, जिनकी समान भाषा, खान पान, वेशभूषा और विचार मिलते हैं, और समान उद्देश्य को लेकर, अर्थात समान विचार होते हैं उनके साथ ही। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो इकाई होती है वो गांव कहलाती है। अब गांव से आता है ग्राम। जो ग्राम होता है साथियों, गांव से बड़ी इकाई होती है ग्राम, और एक ग्राम जो होता है राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कोई एक क्षेत्र, गांव का समूह होता है, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव या गांव का समूह। एक ग्राम सभा में एक गांव भी हो सकता है, 2 गांव भी हो सकते हैं, 3 गांव भी हो सकते हैं। तो ग्राम का मतलब है कि राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव या गांव का समूह, गांव का समूह। तो साथियों गांव समझ में आ गया। गांव निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, जिनकी वेशभूषा, खान पान सब एक होता है, ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिनकी जनसंख्या भी बताई गई है कि गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 500 से लेकर 2500 तक हो सकती है। 500 से लेकर गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 500 से लेकर 2500 तक हो सकती है, और ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को गांव कहा जाता है। और जो ग्राम होता है, ग्राम राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जिसमें एक गांव या अनेक गांव भी हो सकते हैं, 2 या 3 गांव भी हो सकते हैं, तो उसे ग्राम बोला जाता है। अब जो ग्राम होता है, ये जो ग्राम होता है, प्रत्येक ग्राम में मतदाता सूची में, प्रत्येक ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं का समूह जो होता है वो ग्राम सभा कहलाती है। ध्यान से सुने साथियों, ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं का जो समूह होता है उसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा हुई साथियों, ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे ग्राम सभा कहते हैं। अब आता है मध्यवर्ती स्तर क्या होता है। एक होता है जिला स्तर। ध्यान से समझे साथियों, हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज समझा था। ग्राम स्तर पर एक ग्राम स्तर था पहला, दूसरा था मध्यवर्ती स्तर, और तीसरा था जिला स्तर। तो इसकी परिभाषा में जो दिया है अनुच्छेद 243 में, उसमें दिया है कि ग्राम स्तर और जिला स्तर की जो बीच की इकाई है उसे मध्यवर्ती स्तर माना जाए। अगला है साथियों पंचायत। पंचायत जो होता है राज्यपाल द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित कोई संस्था पंचायत कहलाती है। राज्यपाल द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित कोई संस्था पंचायत कहलाती है। और अगला है पंचायत क्षेत्र। पंचायत क्षेत्र होता है साथियों, किसी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, अर्थात किसी पंचायत के अंतर्गत जितना भौगोलिक क्षेत्र आता है उसे पंचायत क्षेत्र कहते हैं। और ग्राम के बारे में हमने जान लिया साथियों। अब जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243A, ध्यान से सुने साथियों, अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के बारे में बताता है। और ग्राम सभा के बारे में कहता है कि राज्य विधानमंडल जो भी शक्तियाँ और कृत्य ग्राम सभा को सौंपेंगे और ग्राम सभा उनका पालन करवाने के लिए उत्तरदायी है।
अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा ग्राम सभा को जो भी कृत्य अथवा शक्तियाँ या कोई प्राधिकार सौंपा जाएगा, ग्राम सभा उन शक्तियों और उस प्राधिकार तथा कृत्य को करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये 243A में कहा गया है। अब आता है साथियों 243B। अनुच्छेद 243B पंचायतों के गठन से संबंधित है। ध्यान से सुने, अनुच्छेद 243B पंचायतों के गठन से संबंधित है, जो कहती है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू होगी, लेकिन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उनमें मध्यवर्ती स्तर को बनाना या लागू करना अनिवार्य नहीं है। अर्थात क्या कहती है, पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर, और ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उसमें मध्यवर्ती स्तर की जरूरत नहीं है। तो अगला अनुच्छेद आता है 243C, जिसमें पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 243C, ध्यान से सुने, अनुच्छेद 243C जो है वो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अब पंचायतों की संरचना क्या होती है साथियों, कि पंचायत की जो संरचना है, जो निर्माण है वो कैसे होगा, इसमें बताया गया है जो पंचायत का निर्माण जो तीनों स्तरों पर होगा वह निर्वाचन के माध्यम से होगा, और वह निर्वाचन जो होगा, वह चुनाव जो होगा, वह प्रत्येक स्तर पर सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष होगा। ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और प्रत्यक्ष चुनाव होगा, साथ ही जो मध्यवर्ती स्तर है, मध्यवर्ती स्तर के जो अध्यक्ष होंगे वो मध्यवर्ती स्तर के जो सदस्य होंगे उनमें से ही चुने जाएंगे, उनमें से ही वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे। मध्यवर्ती और जिला पंचायत स्तर पर जो अध्यक्ष होंगे वो अपने सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती स्तर के जो सदस्य हैं, जैसे क्षेत्र पंचायत होता है मध्यवर्ती स्तर पर, तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों से ही अध्यक्ष चुने जाएंगे, और जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्यों में से ही जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे। ये कहती है। आगे कहता है कि पंचायत का पारदर्शिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, प्रत्येक पंचायत का पारदर्शिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जाएगा, और ये विभाजन जो जनसंख्या है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, उसके माध्यम से एक निश्चित अनुपात में जिसमें कि प्रत्येक राज्य की जो पंचायत है उसमें समान अनुपात हो सदस्यों और उसकी जनसंख्या में। पंचायत के लिए जो निर्धारित सीट है और उसकी जनसंख्या है, पंचायत की जनसंख्या, उसमें समानुपात हो प्रत्येक पंचायत में, राज्य की प्रत्येक पंचायत में। और कहता है कि जिला स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर जो अध्यक्षों का निर्वाचन होगा वो सदस्यों में से ही होगा उनके, और यह निर्वाचन जो होगा अप्रत्यक्ष होगा। ध्यान से सुने साथियों, जो अध्यक्षों का निर्वाचन है मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर वह अप्रत्यक्ष होगा, और सदस्यों का जो निर्वाचन है वह प्रत्यक्ष होगा। और जो ग्राम स्तर पर है उसके बारे में विधानमंडल समय समय पर विधि बनाएगा। तो साथियों यह हुआ हमारा अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना। अब आता है अनुच्छेद 243D स्थानों का आरक्षण। पंचायत में स्थानों का आरक्षण जो बताया गया है अनुच्छेद 243D में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। राज्य SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। साथ ही महिलाओं के लिए 1/, टोटल सीटों में से कुल सीटों में से 1/3% जो सीटें होंगी, कम से कम 1/3% सीटें महिला के लिए आरक्षित होंगी।
और इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया है कि यदि राज्य विधानमंडल चाहे तो ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ध्यान से सुने साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डी जो है स्थानों के, पंचायत में स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। स्थान किसमें? ग्राम स्तर पर और मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर सदस्यों के निर्वाचन तथा अध्यक्षों के निर्वाचन दोनों के लिए जो स्थानों में आरक्षण होगा वो अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए तथा महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा वो कम से कम 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1/3 होगा, और उससे अधिक राज्य सरकार जितना चाहे उतना बढ़ा सकती है। और राज्य विधानमंडल चाहे तो ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 243 डी। अब और जो ये आरक्षण होगा साथियों, ये रोटेशन के आधार पर होगा, ये रोटेशन के आधार पर होगा। माना किसी पंचायत क्षेत्र में, जैसे ग्राम सभा में, किसी ग्राम सभा का नाम जैसे चौडला है, चौडला ग्राम सभा में जैसे एक बार आरक्षित सीट आ गई एससी के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगली बार उसके लिए आरक्षित सीट होगा, रोटेशन के आधार पर होगा। अगली बार जो आरक्षित सीट होगी दूसरे पंचायत के लिए होगी, दूसरे ग्राम स्तर पर होगी, तो रोटेशन के आधार पर होगा। जो अगला है 243 जो अगला अनुच्छेद है 243 जो पंचायत की अवधि से संबंधित है। 243 पंचायत की अवधि से संबंधित है। यह कहती है कि पंचायत की अवधि जो होगी अपने प्रथम अधिवेशन से, अपने प्रथम बैठक से, जो उसकी प्रथम अधिवेशन और या बैठक की जो तारीख निश्चित है उससे 5 वर्ष तक, उससे लेकर 5 वर्ष तक, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक निश्चित की गई है, अर्थात पंचायत की अवधि 5 वर्ष होगी। अगला जो अनुच्छेद है 243F जो सदस्यता के लिए निर्भरता कहता है कि जो पंचायत के सदस्य होंगे उनकी अयोग्यता क्या होगी, अर्थात पंचायत सदस्यों की अयोग्यता होगी क्या होगी, अर्थात कौन व्यक्ति पंचायत के लिए योग्य नहीं होगा, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य विधानमंडल है, जो राज्य विधानमंडल है उसके सदस्यों के लिए जो निर्योग्यताएं हैं वही निर्योग्यताएं पंचायत स्तर पर भी होंगी, वही निर्योग्यताएं पंचायत स्तर पर भी होंगी। लेकिन एक चीज़ इस पर ध्यान देने योग्य है साथियों, क्योंकि राज्य विधानमंडल के लिए 25 वर्ष, राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष निश्चित की गई है, इसलिए लेकिन जो पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की आयु है वो 21 वर्ष है। तो ये प्रावधान इसमें मान्य होगा कि किसी की आयु 21 वर्ष से है तो वो पंचायत के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन विधानसभा के लिए नहीं लड़ सकता है। तो निर्योग्यता में यही कहा गया है साथियों कि जो निर्योग्यताएं विधानसभा के सदस्यों के लिए होंगी वही निर्योग्यताएं पंचायत के सदस्यों के लिए होंगी। सिर्फ अपवाद ये है 25 वर्ष की जगह 21 वर्ष माना जाए। अगला है मतलब सदस्यों की आयु, जो सदस्य के लिए चुने जाएंगे सदस्य। अब अगला जो अनुच्छेद है वह है 243 जी जो पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार तथा उनके उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। पंचायतों की शक्तियाँ, उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। पंचायतों की शक्तियाँ, उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। यह कहता है कि विधानमंडल द्वारा प्रदत्त जो भी उत्तरदायित्व होंगे, विधानमंडल द्वारा जो भी प्रदत्त उत्तरदायित्व होंगे, शक्तियाँ होंगी, प्राधिकार होंगे, उनको प्रत्येक पंचायत ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और मध्यवर्ती स्तर पर पूरा करेगी और उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी। और साथ ही यह जो होगी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने में मदद करेगी। सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी या परियोजनाएं बनाई जाएंगी उसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तथा इसके साथ ही भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में
पंचायतों के लिए जो 29 विषय दिए गए हैं, उन जैसे पीने का पानी है, मत्स्य पालन है, कृषि है, बाजार है, मेले हैं, सड़कों की जो नालियां हैं बाजार की उनकी सफाई है, और जो ये हमारे अन्य सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं, पुस्तकालय है, पुस्तकालयों की व्यवस्था है, और शिक्षा की व्यवस्था है प्राथमिक स्तर पर। ये सब चीज़ें होती है जो हमारे 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में वो दिए गए हैं, और उनमें किसी में भी कानून या योजनाएं बना सकती है पंचायतें। तो ये शक्तियाँ कौन सौंपेगा इनको? राज्य विधानमंडल। कौन सौंपेगा? राज्य विधानमंडल। अगला है 243H, जो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ। ये बताता है कि पंचायतों को कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। कौन? 243H। और उनको पंचायतों को इस संबंध में कुछ विधि और कुछ कानून बनाने की भी शक्ति देता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विधानमंडल किसी पंचायत को, चाहे जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम पंचायत है, उसको कर, शुल्क या पथकर या फीसें लगाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है, और उनके संग्रहण के लिए भी तथा उनके अभियोजन के लिए भी शर्तें लागू कर सकती है और नियम बना सकती है। तो ध्यान से सुने साथियों, अनुच्छेद 243 जो H है वह पंचायतों को शक्ति देता है कि वह कर का अधिरोपण कर सकती है तथा कोई विधियां बना सकती है कर या शुल्क के अधिग्रहण के लिए, या कर या शुल्क को उगाने के लिए। और ये शक्तियां कौन प्रदान करेगा? राज्य विधानमंडल। कौन प्रदान करेगा पंचायतों को? राज्य विधानमंडल। किससे संबंधित? कर को उगाने से संबंधित और कर के प्रयोजन से संबंधित। तो जो अगले हैं 243I वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है। तो साथियों, हमने कर के बारे में बात कर ली कि प्रत्येक पंचायत कर उगा सकती है, शुल्क लगा सकती है, टोल लगा सकती है, और फीसें भी लगा सकती है, उनका वियोजन भी कर सकती है। तो अब जब वो पैसा खर्च करती है तो उसके लिए और तथा उनको कितना पैसा दिया जाए, क्योंकि ये सब नियम राज्य विधानमंडल करता है, और विधानमंडल को सलाह देने के लिए और तथा पंचायतों ने कितना कर, शुल्क या फीस वसूली, इसके लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। क्या? वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। किसकी? प्रत्येक जो वित्तीय स्थिति है, 5 वर्ष के लिए जो पंचायत का गठन होता है, उसके दौरान जो वित्तीय स्थिति है उसके पुनर्विलोकन के लिए, पुनर्विलोकन का मतलब होता है दोबारा उसका अवलोकन करने के लिए एक प्रत्येक 5वें वर्ष में, मतलब जब पंचायत की अवधि समाप्त हो जाती है उसके बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, और वह वित्त आयोग उसका पुनर्विलोकन करेगा। अगला जो है 243J, जो पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा से संबंधित है। पंचायतों की लेखा का मतलब होता है साथियों अकाउंट, जो पंचायत के अकाउंट होते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के तो हमें समझ में आते हैं लेकिन हिंदी के नहीं आते हैं। तो लेखे का मतलब है, पंचायतों के लेखाओं के मतलब है जो पंचायतों के अकाउंट होते हैं। आपने सुना होगा ग्राम प्रधान और जो पंचायत मंत्री होते हैं, जो ग्राम सभा के सचिव कहे जाते हैं, उनका ज्वाइंट अकाउंट होता है। तो ऐसे अकाउंट ऐसे ही मध्यवर्ती स्तर पर भी होता है और ऐसे ही जिला स्तर पर भी होता है। तो जिला स्तर पर जो जिला के सचिव का कार्य करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, और जिला अध्यक्ष जो होते हैं वो जिला पंचायत सदस्यों से चुने जाते हैं। तो ऐसी इन लेखों का जो है लेखों की संप्रेक्षा अर्थात उनका ऑडिट करने के लिए विधि बनाएगा। कौन? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों के लेखाओं अर्थात अकाउंट के ऑडिट के लिए तथा उन अकाउंटों के रखरखाव के लिए, उन लेखों के रखरखाव के लिए तथा उनके अंकेक्षण के लिए। अंकेक्षण का मतलब होता है साथियों अंकेक्षण मतलब उनकी संप्रेक्षा करने के लिए। संप्रेक्षा का मतलब है ऑडिट,
मतलब कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, ये पैसा सही खर्च हुआ नहीं, और किस योजना में खर्च हुआ, कहीं ये पैसा सही जगह लगा या नहीं लगा, कहीं ये पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं पाया गया पैसा, या किसी ने पैसा गलत तरीके से तो नहीं ले लिया। इन सब चीज़ों के ऑडिट के लिए पंचायतों द्वारा जो लेखे रखे जाते हैं और संपरीक्षा कराने के लिए विधि बनाएगा कौन? राज्य विधानमंडल। अगला जो है 243 के, जो 243 के है साथियों, ये है पंचायतों के लिए निर्वाचन। तो साथियों आपने सुना होगा निर्वाचन भारत में काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोच्च होती है और जनता की ही अनुमति से, अर्थात जनता की इच्छाओं के आधार पर ही जो सर्वोच्च सत्ता होती है, अर्थात केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री, पूरे देश के स्तर पर उनकी नियुक्ति जनता करती है, उनका निर्वाचन जनता करती है, उनको उस पद पर बैठाती है, और जिला स्तर पर जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको भी बैठाती है। इसीलिए ग्राम स्तर पर भी जो हमारे तीनों स्तर हैं उनके जो प्रमुख होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उनके निर्वाचन को भली भांति कराने के लिए और बिना किसी पक्षपात के कराने के लिए, बिना किसी का पक्ष लिए हुए, अर्थात उन निर्वाचनों को सकुशल बनाने के लिए एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है, एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। तो ये है 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए निर्वाचन, तो पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, और उस राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और ये जो निर्वाचन आयुक्त होंगे ये पंचायतों के चुनाव के लिए जिम्मेदार होंगे, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और इनको सिर्फ उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर माननीय उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो काफ़ी जटिल है, इसलिए चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इसलिए। तो अगला जो आता है 243L, ये कहता है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। जो इस भाग के उपबंध है, अर्थात भाग 9 के जो उपबंध है, भाग 9 में पंचायतों से संबंधित जो उपबंध है, ये समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे। अब समस्त संघ राज्य क्षेत्र आपने सुने होंगे साथियों, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हैं साथियों केंद्र शासित प्रदेश? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं, क्योंकि पहले 7 थे, अब जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो कुल मिलाकर अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो इन समस्त जो केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में भाग 9 के उपबंध लागू होंगे। और जो ये केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है, ये अनुच्छेद 200 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किया जाता है। अर्थात 239 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे, अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उन सब में भाग 9 के उपबंध अर्थात पंचायत के उपबंध लागू होंगे। परंतु कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, कुछ प्रदेशों में पंचायतों के उपबंध लागू नहीं कर सकते हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ विशेष जनजाति लोग होते हैं, कुछ अधिसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र होते हैं। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ये हुआ साथियों कि सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को विशेष घोषित किया जाता है और उस क्षेत्र के संरक्षण के लिए सरकार नियम बनाती है। तो ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित अर्थात जिसको सूचित किया गया हो, सूचीबद्ध कर दिया गया हो, तो ऐसे क्षेत्रों में जो बदलाव करना है तो वो राष्ट्रपति करेंगे। तो अगला है 243M, अगला अनुच्छेद है 243M। ये कहता है कि जो इस भाग के उपबंध होंगे, भाग 9 के उपबंध होंगे, ये कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में जो अधिसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र जो कतिपय का मतलब होता है कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना इस भाग के उपबंधों का। इसमें क्या होता है, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं
भारतीय संविधान के 244(1) के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और 244(2) के अनुसार जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनमें ये लागू नहीं होंगे। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सरकार ने पेशा एक्ट के माध्यम से, पेशा एक्ट का मतलब पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के माध्यम से जिस अधिनियम को दिलीप सिंह भूरिया समिति के आधार पर लागू किया गया था, उनकी सिफारिशों के आधार पर, तो उसके माध्यम से अर्थात पेशा एक्ट के माध्यम से इन क्षेत्रों पर भी, अर्थात जो अनुच्छेद 243(m) में कहा गया है कि इन क्षेत्रों पर कुछ क्षेत्रों पर भाग 9 के उपबंध लागू नहीं होंगे, अब उन क्षेत्रों पर भी भाग 9 के उपबंध लागू हो गए हैं। किसके माध्यम से? पेशा एक्ट के माध्यम से। तो अगला है 243(n). 243(n) कहता है कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। तो साथियों, आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो पूरे भारत में भाग 9 के उपबंध कब से लागू हुए? 24 अप्रैल 1993 से। उससे पहले क्योंकि पंचायतें तो पहले से चली आ रही थी कुछ राज्यों में, जैसे हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम जो त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन राजस्थान के नागौर में हुआ था, क्योंकि राजस्थान विधानसभा ने इस हेतु अधिनियम पारित किया था और इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी। तो तब से इसके विकास क्रम चले आ रहे थे, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया 24 अप्रैल। और उससे पहले जो भी पंचायत से संबंधित विधि थी, जो भी नियम थे और जिस प्रकार की भी संस्थाएं थी, वो बने रहेंगी जब तक कि, इसका मतलब हुआ वो संस्थाएं बनी रहेंगी जब तक कि राज्य विधानमंडल इस हेतु कोई नियम या विनियम नहीं बना लेता, या किसी नियम या विनियम या किसी विधि के द्वारा उस संस्था को या उस नियम को, उस कानून को, उस प्रावधान को निश्चित अर्थात समाप्त न कर दिया गया होता, तब तक पुरानी जो विधियां होंगी, जो पुरानी पंचायतें होंगी, वो जारी रहेंगी। अगला जो लास्ट अनुच्छेद है 243(o), ये निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है, अर्थात निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें 2 प्रावधान है साथियों। पहला कहता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने तथा निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित अगर राज्य सरकार ने कोई विधि बनाई है या उनका आवंटन कर दिया है या क्षेत्रों का परिसीमन कर दिया है, तो इसको चुनौती किसी भी न्यायालय में नहीं दी जा सकती है। तो इसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन व स्थानों का आवंटन से संबंधित किसी भी प्रावधान को माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और जो इसमें दूसरा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो गया, चुनाव से संबंधित, तो ऐसे विवाद को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, ऐसे विवाद को न्यायालय में, और वो सिर्फ उन्हीं आधारों पर किया जा सकता है जिस आधार पर राज्य विधानमंडल कोई ऐसा नियम बनाए या कोई ऐसा प्राधिकारी को अर्जी लिखे संबंधित पक्ष, और वह प्राधिकारी उसको ऑथराइज करे, उसको प्रमाणित करेगा कि हाँ आपको कोर्ट में जाना है, आपको न्यायालय में जाना है, तब न्यायालय उसमें अपना फैसला सुना सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा 243 के अनुच्छेद 243(o) के माध्यम से निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। तो साथियों, आज हमने भारतीय संविधान के भाग 9 के पंचायतों से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में अध्ययन किया। तो साथियों, वीडियो को देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।